नमस्ते बच्चों। अभी तक आपने बड़े भाई साहब पाठ में पढ़ा कि लेखक क्या है। लेखक अर्थात प्रेमचंद अपने बड़े भाई से 5 साल बड़े हैं और कक्षा में क्लास में 3 साल। इनके बड़े भाई उम्र में 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा में केवल 3 साल आगे हैं। लेखक के बड़े भाई दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन लेखक का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। वो दिन भर खेल कूद में लगे रहते हैं। कभी पत्थरों से खेलते हैं, कभी कागज की तितलियां बनाते हैं, कभी क्या करते हैं, दोस्तों के साथ खेलने चाहते हैं। जब बड़े भैया बड़े भाई साहब उनको डांटते हैं तो वो उस दिन टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन वो सब कुछ भूलकर खेल कूद में लग जाते हैं। तो आइए अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। सालाना मतलब होता है एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा। जो एनुअल एग्जाम होता है, इम्तहान मतलब होता है परीक्षा। एनुअल एग्जाम हुआ और भाई साहब फेल हो गए। जो इनके बड़े भैया थे वो फेल हो गए और लेखक पास हो गए। अपने दर्जे में, दर्जा अर्थात अपनी कक्षा में, लेखक अपनी कक्षा में फर्स्ट आए, प्रथम आए। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अभी तक क्या था, लेखक और लेखक के बड़े भाई साहब में कितने साल का अंतर था, 3 साल का। अब वो फिर से फेल हो गए, तो इन दोनों लोगों के बीच में कक्षा का केवल 2 साल का अंतर, डिफरेंस रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। जी मतलब पहले बताया है कि मन होता है। अब लेखक का मन कर रहा है, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए हैं और दिन रात इनको डांटते रहते हैं, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ कहते रहते हैं। तो लेखक के दिमाग में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों उनके सामने जाऊं और उनसे पूछूं। आड़े हाथों लेना मतलब उनके सामने जाकर उनसे पूछूं कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। आप दिन रात पढ़ते रहते थे, फेल क्यों हो गए। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। दर्जे में इस कक्षा में कह रहे मुझे देखिए, मेरा मन करता कि मैं भैया के सामने, बड़े भाई साहब के सामने जाऊं और पूछूं कि आप तो दिन रात पढ़ते थे फिर भी फेल हो गए, और मैं मजे से खेलता था, आराम से खेलता था, फिर भी पास हो गया। अपनी कक्षा में अव्वल, अव्वल मीन्स होता है प्रथम आया, फर्स्ट आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन देखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो हैं, उनके बड़े भाई हैं, बहुत ही उदास होते हैं, दुखी होते हैं कि फेल हो गया। मुझे उनसे दिली हमदर्दी मतलब दिल से उनको, उनके प्रति सांत्वना कि क्या क्यों फेल हो गया, दिल से दुख हुआ। हमदर्दी मतलब दिल से दुख, उनका दुख अपना दुख समझना और उनके घाव पर नमक छिड़कना। नमक छिड़कना मतलब कोई दुखी है और हम क्या करते हैं, नमक छिड़क देते हैं। ऐसा नहीं कि नमक ला के उस पर डाल दिया, उनके घाव को और बढ़ा दे, उनके दुख को और बढ़ा देना। जैसे चोट लग गई, बाई चांस आपको कभी चोट लग गई और आप उस पर नमक डाल देंगे तो क्या होगा, और भी जलन होगी। उसी तरह से किसी को, कोई बहुत दुखी है और उसको, उस पर नमक छिड़कना, ये एक मुहावरा है, उसके दुख को और बढ़ा देना। इनको बिल्कुल भी विचार नहीं आता। लज्जास्पद मतलब अगर मैं जाके उनको ऐसे शब्द कहूंगा कि आप फेल हो गए, दिन रात पढ़ते थे, तो ये मेरे लिए ही लज्जास्पद मतलब मेरे लिए ही शर्म की बात होगी कि मैं ऐसा बोला हूं। दुखी है वो। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान बढ़ा। लेकिन एक बात है कि लेखक को अब क्या हो गया, आत्म अभिमान हुआ, गर्व। अभिमान का अर्थ क्या है, अपने ऊपर गर्व हुआ, प्राउड फील किए। और आत्मसम्मान, उनका जो है आत्मसम्मान और बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, क्योंकि वो दिन रात पढ़ते रहते थे
और इन पर रौब जमाते, अपना धौंस जमाते थे। लेकिन अब भैया इनको उतना नहीं डांटते। क्यों नहीं डांटते? क्योंकि ये फर्स्ट है, बिना खेल कूद करते रहते फिर भी फर्स्ट आ गए थे। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब क्या हो गया? आजादी से एकदम फ्री होकर शरीक, शरीक का अर्थ है शामिल होना। अब ये आराम से जाके खेलने कूदने लगे थे। दिल मजबूत था। अब ये क्या हो गया? एकदम बिना डरे आराम से चले जाते थे। अगर उन्होंने फिर भी मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। कह रहे हैं कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? क्योंकि उनके बड़े भाई कहते कि देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अपना खून जलाता हूँ, पढ़ता हूँ, तब जाके कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। कह रहे हैं अगर उन्होंने फिर भी मुझे फजीहत किया, डांटा, मेरा अपमान किया, तो मैं सीधा सीधा उनसे बोल दूंगा कि आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की फिर भी कौन सा तीर मार लिया। तीर मार मतलब लाभ हुआ आपको? क्या लाभ हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं क्या हुआ? खेलते कूदते ही क्या हुआ? अपनी कक्षा में फर्स्ट आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। लेखक क्या है? अपने भाई से फर्स्ट आए हैं लेकिन बहुत डरते हैं। कह रहे हैं कि जबान से, यह सब अपनी जुबान से हेकड़ी जताने का। हेकड़ी जताना, देखिए यहाँ पे क्या है? हेकड़ी जताना मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना। इसका साहस कि मैं भैया के सामने जाऊं और ऐसा बोल दूं। साहस मतलब होता है हिम्मत। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने जाकर बोल दूं। फिर भी मेरे रंग ढंग मतलब ये उछल कूद करते थे तो उससे साफ जाहिर होता था। जाहिर मतलब मालूम होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। आतंक में यहाँ क्या होगा कि जब देखो डांटना, मुझे भले बुरे शब्द कहना, अब वो मुझे नहीं कह पाते थे। भाई साहब ने भाप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। एक दिन क्या हुआ? कह रहे हैं कि भाई साहब ने भाप लिया। समझ गए कि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र है। तीव्र मतलब क्या होता है यहाँ पे? तेज, कि उनका दिमाग बहुत तेज है। और एक दिन कह रहे हैं कि भाई साहब समझ गए कि ये अब मुझसे डरता डरता नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब मैं भोर में, भोर मतलब एकदम सुबह 5 बजे का समय रहा होगा, अभी सूरज निकला भी नहीं था, और लेखक क्या किए? खेलने के लिए निकल गए। क्या? गुल्ली डंडा खेलने के लिए। भेंट करके मतलब पूरा दिन खेलते रहे। और जब खाना खाने का टाइम हुआ तो भोजन करने के लिए लौटे तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींचना मतलब कि उनको बोलने लगे। क्या बोले? मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ। तलवार खींच ली और डांटना स्टार्ट कर दिया। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया कि इस बार पास हो गए हो, कक्षा में फर्स्ट आ गए हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया। मगर भाईजान, मगर मेरे भाई, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। घमंड जो अपने ऊपर घमंड करता है उसका घमंड टूटते हुए देर नहीं लगता है। बड़े बड़े लोगों का घमंड टूट जाता है तो तुम तो एक छोटे से मामूली से आदमी हो। तुम्हारी क्या हस्ती, हस्ती मतलब हैसियत है। बड़े से बड़े लोगों का घमंड टूट जाता है तो तुम्हारी क्या औकात है, हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। इतिहास मतलब पहले रावण भी कितना बुद्धिमान था, अपने ऊपर बहुत घमंड करता था, लेकिन उसका भी घमंड टूटते हुए देर नहीं लगी। तो तुम क्या चीज हो? उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? चरित्र मतलब कैरेक्टर। उससे क्या तुमने सीख ली है कि वो भी बहुत बुद्धिमान था? उससे बोलते हैं कि उसके बड़ा जितना ज्ञानी
कोई भी नहीं था संसार में, महापंडित उसको कहा जाता था, उसका घमंड चूर हो गया तो तुम कौन सी बात हो। या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है, कह रहे हैं कि यूं ही पढ़े गए, या तो एग्जाम के टाइम ने तुमने पढ़ाई की, बस ऐसे ही जो जो लेसन आएगा उसको पढ़ लिया और पढ़कर पास हो गए। ये असल चीज नहीं, असली चीज नहीं है। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, इंसान के अंदर ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, अपने ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। असल चीज है बुद्धि का विकास। केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपने दिमाग को और अधिक विकसित जानकारी के लिए हमें पढ़ना चाहिए। उनके बड़े भाई ने कहा, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम पढ़ाई करो उसका मतलब, अभिप्राय मतलब यहाँ क्या है, उसका अर्थ समझो कि किस लिए ये पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में ये काम आएगा, इसका क्या अर्थ होता है, इसके लिए पढ़ो, ना कि पास होने के लिए। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल में पूरी धरती का, भूमंडल क्या है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, पूरी धरती का स्वामी यानी मालिक था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं कि पूरे राजाओं पे उसने कब्जा कर रखा था, पूरी धरती उसकी थी, ऐसे आदमी को बहुत ही महान कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, 1880 में लेखक का जन्म हुआ है, तो उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन था, तो चारों तरफ अंग्रेजी का ही फैलाव था। कह रहे हैं कि क्या है, अंग्रेजी विस्तार मतलब बढ़ता जा रहा है, अंग्रेजी ही सब कुछ है, पर वो क्या है, वो महान नहीं है। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। कह रहे हैं कि संसार में बहुत लोग अंग्रेजी को नहीं मानते कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा बन जाए, ऐसा बहुत सारे लोग बिल्कुल स्वाधीन है, हम लोग क्या है, एकदम आजाद है, हम चाहे तो जो भी कर सकते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। चक्रवर्ती मतलब महान राजा था, संसार के सभी महीप, महीप मतलब होता है राजा, जो और भी जो राजा थे छोटे छोटे देश के, उसे कर मतलब होता है टैक्स, लगान, उसे क्या करते थे, लगान देते थे। जैसे क्या होता था कि ब्रिटिश टाइम में भी क्या होता था, जो किसान होते थे उन्हें क्या होता था, अपने खेत से लगान देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, भले वो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर अपने काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। कह रहे हैं कि उसकी, रावण की बड़े बड़े देवता थे, सारे राजा जो थे उसको कर देते थे, लगान देते थे, देवता लोग उसकी गुलामी मतलब क्या होता है, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। लेखक के बढ़ाई कर रहे हैं कि बड़े बड़े देवता जो थे, रावण इतना पराक्रमी था कि सारे देवता उसकी गुलामी करते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे, यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे, दास मतलब गुलाम थे। मगर रावण का क्या हुआ, अंत हुआ ही, वो एक दिन मर ही गया। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसे घमंड था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं सबसे महान राजा हूँ, ये सब चीजें थी, लेकिन एक न एक दिन उसको भी नष्ट किया गया। तो कोई एक चुल्लू मतलब जब वो मरा तो उसको कोई पूछने वाला, उसको पानी तक देने वाला नहीं बचा। आदमी और जो भी, कह रहा है आदमी हो चाहे कोई भी हो, जो भी कुकर्म मतलब क्या होता है, बुरे कर्म करता है, बुरा कर्म, क्योंकि रावण क्या करता था, सबका विनाश करता था, सबको मार डालता था, और सभी से बोलता था कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मैं ही सब इस ब्रह्मांड में सबसे
महान हूँ, इस तरह के काम करता था। तो कह रहे हैं जो भी बुरे कर्म करता है और कच करे पर अभिमान न करे। अभिमान मीन्स घमंड न करे, इतराए ना। घमंड नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं करना। अभिमान किया तो दिन दुनिया दोनों से गया। कह रहे हैं जिसने भी इस दुनिया में, इस संसार में अभिमान किया, वो क्या क्या, इस दीन मतलब दुखी, इस दुनिया से चला गया, उसको कोई भी नहीं मानने वाला। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। कह रहे हैं कि शैतान एक था, उसने क्या सोच रखा था कि उसे भी बहुत अभिमान था, बहुत ही अपने ऊपर घमंड था। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, तुमने शैतान की कहानी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसे यह अभिमान हुआ, अभिमान मीन्स घमंड हुआ, कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। इस संसार में वही अपने भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, उसके अलावा और कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। बड़े भाई कहते हैं कि शैतान भी क्या था, बहुत अपने आप को अपने ऊपर घमंड करता था, सोचता था मेरे जितना बड़ा भक्त भगवान का कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। लेकिन उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ग में उसे कोई जगह नहीं मिली, उसे नरक में ढकेल दिया गया। साहे रूम का भी तुमने नाम सुना होगा। वो भी बहुत अहंकारी था, उसने भी बहुत बड़ा घमंड किया अपने ऊपर। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसे भीख मांग मांग कर, कहता था कि मेरे जितना कोई भी महान नहीं है, फिर भी भीख मांग मांग के, भीख मांगते मांगते मर गया, कोई उसे भीख देने वाला नहीं हुआ। तुमने तो केवल अभी एक दर्जा, तुमने केवल एक कक्षा पास की है, तुम्हें इतना घमंड हो गया है, तुम्हारा सिर फिर गया है, तुम्हें अपने ऊपर घमंड हो गया है, पागल हो गए हो। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। अगर तुम अपने ऊपर घमंड करने लगे हो तो तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गया। बटेर मीन्स खजाना। एक अंधा आदमी है और उसको खूब सारा खजाना मिल गया है, तो तुमने बिना मेहनत के ही सामान यानी कि कक्षा पास कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकता है। बटेर मीन्स खजाना। कह रहे हैं कि अंधा आदमी खजाने की तलाश नहीं कर रहा था और उसे अचानक से क्या हुआ, खूब सारा खजाना मिल गया, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन एक बार खजाना मिल सकता है, बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे हैं एक बार तुम पास हो गए तो सोच रहे हमेशा ऐसे ही पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशान ना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना हो जाए। जैसे क्या है, उसको समझा रहे हैं कि जैसे तुम गुल्ली डंडा खेलते हो, कभी कभी अचानक से ही थोड़ा सा लग गया डंडे पर गुल्ली और क्या हो गया कि निशाना लग गया और तुम जीत गए। लेकिन तुम क्या हो गया, एकदम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो जाते हो। अच्छा खिलाड़ी होता है जो हर बार अपने डंडे से वार करे, निशाना कोई भी निशाना उसे खाली ना हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हो गया ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया तो मैं पढ़ता नहीं हूं। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया तो तुम्हें लग रहा है कि, लेकिन जब मेरी कक्षा में आओगे, दर्जे में मेरी मतलब मेरी कक्षा में जब आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। यानी कि तब तुम्हें पता चलेगा कि जब अलजेब्रा पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब लोहे चने चबाने पड़ेंगे, यानी कि
बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ है, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? ये सारे नाम सब कुछ याद करना इजी है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब। जैसे ही थोड़ा सा मिस्टेक, अभी छोटे हो तो पास हो जा रहे हो, लेकिन जरा सा भी मिस्टेक किए, गलती किए और सारे नंबर कट हो जाएंगे। सफा चट, यानी कि सब कुछ गायब, सारे नंबर गायब। सिफर भी ना मिलेगा, यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो बस मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, किस ख्याल में डूबे हुए हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। कह रहे हैं कि दर्जनों, यानी कि एक दर्जन नहीं, बहुत सारे लोग जेम्स हुए, दर्जनों लोग विलियम्स हुए और कोड़ियों उससे भी ज्यादा, जिसको गिना ही ना जा सके उतने तो चार्ल्स हो गए। दिमाग चक्कर खाने लगता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो एकदम दिमाग घूमने लगता है। आंधी रोग हो जाता है। आंधी एक रोग का नाम है जिसमें कुछ भी, आंधी रोग क्या होता है? जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप आंख खोले हो लेकिन कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं आंधी रोग। तो आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। कह रहे हैं कि क्या करते हैं ये लोग, को नाम ही नहीं सूझ रहा था। किसी के आगे, नाम के आगे दोयम लगा दिया, किसी के नाम के आगे सोयम, चहारुम। कुछ अलग रखते तो मुझे याद भी होता। अगर मुझसे पूछते तो मैं इन लोगों को नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पना, अ ब ज की तरह जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। क्या है ज्योमेट्री में, क्या है? अ ए बी सी ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर ए बी अ ब ज की जगह अ ज ब, यानी ए बी सी की जगह ए सी बी लिख दिया तो सारे नंबर क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं, जीरो नंबर मिलता है। कोई इन निर्दयी मुमतिहनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। मुमतिहिनों मतलब कि जो इम्तहान दे रहे हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, निर्दयी जिसपे कोई दया नहीं करता, इनसे पूछो ना कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। दोनों तो एक ही चीज है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते, क्यों उन्हें फेल कर देते। दाल भात रोटी खाई या दाल भात दाल रोटी खाई, यानी दाल चावल सब्जी खाओ या सब्जी दाल चावल खाओ, इसमें क्या रखा है? दोनों तो सेम ही है, दाल चावल सब्जी, सब्जी दाल चावल। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह है। लेकिन ये जो पेपर करेक्शन करते हैं उनको इनसे कोई फर्क नहीं आता कि अ ब ज लिखे या अ ज ब, दोनों तो सेम ही है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, जो बुक में लिखा है सेम उनको वही चाहिए होता है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, चाहते हैं कि एक एक वर्ड्स स्टूडेंट उसको याद कर लें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। कह रहे हैं इसी रटन, रटन तो एकदम लाइन बाय लाइन याद कर लेना, याद करने को बोलते हैं रटन, उसी को एजुकेशन, शिक्षा बोलते हैं ये लोग। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। बिना सिर पैर, जिसका कोई सिर पैर ही ना हो, ये सारी चीजें अ ज ब अ ब स, ये सब पढ़ने से क्या फायदा है? कुछ भी तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद से कह रहे हैं इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, यानी कि ये एक लाइन है, उस पे एक लाइन कर दो, खींच दो, और आधा लंब से 2 गुना हो गया। पूछिए इससे प्रयोजन कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दूसरी स्ट्रेट, उसके साइड में ऐसे लाइन, उसको कट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है?
प्रयोजन मतलब काम है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि इससे क्या होगा, अगर लाइन में एक लाइन और डाल दिया तो दो गुना हो जाएगा, उसके दो पार्ट हो जाए, दो गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। तो इससे क्या मुसीबत है, बला है मतलब मुसीबत, मेरी बला से बस परीक्षा में पास होना चाहिए। ये खुराफात पता नहीं ये सब किसने बना रखा है, लेकिन परीक्षा में इसको याद करना जरूरी है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। कह रहे हैं कि हिंदी में गणित हो गया, गणित में अ ब ज अ स ब ये सब एक जैसे ही है। हिंदी में समय की पाबंदी, समय को महत्व को पर एक निबंध लिखो, वो भी 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए कि क्या लिखें। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत जरूरत है, बहुत अच्छी बात है कि समय का सदुपयोग करें, ये सब लोग जानते हैं, फिर लिखने को क्यों दे देते हैं। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या होता है कि हम समय को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, एक सीख मिल जाती है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, स्नेह मीन्स प्यार, और उससे कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन कारोबार मतलब बिजनेस, उसमें प्रगति, उन्नति मीन्स प्रगति होने लगती है, लोगों का समय से लगाव हो जाता है, समय के महत्व को समझने लगते हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। सभी लोग समझ जाते हैं कि समय बहुत मूल्यवान होता है, समय से हम क्या होता है सक्सेस होते हैं, ये सभी को पता है कि कारोबारी जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रगति पे जाते हैं, उन्नति करते हैं। लेकिन 4 पन्ने कैसे लिखा जा सकता है। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है। जो एक सेंटेंस में कहा जा सकता है उसको 4 पेज क्या जरूरत है उसकी। मैं तो उसे हिमाकत कहता हूँ, बेकार कहता हूँ। कह रहे हैं हिमाकत मतलब समय की बर्बादी कहता हूँ, बेकार कहता हूँ, या तो समय की किफ़ायत नहीं है। किफ़ायत मतलब उसको बचाना, ये समय की बचत नहीं है बल्कि समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। जैसे मान लीजिए ठूस देना मतलब जैसे पेट भर गया और मुंह में पूरा खाना भर देना, जबरदस्ती ही। एक सेंटेंस में जो बात कही जा सकती है वो 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है, समय की बर्बादी ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आदमी को जो कुछ भी कहना है, अपने मन की बात जो भी, तुरंत चटपट में तुरंत कह दे और अपनी राह मीन्स रास्ता ले ले, अपने रास्ते पर चल दे। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्किप आकार के। कह रहे हैं कि नहीं 4 पन्ना, मगर यहाँ पे क्या है, हिंदी के एग्जाम में 4 पन्ना निबंध लिखना ही लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, और 4 पन्ना वो भी पूरा का पूरा भरा हुआ, और ऐसे नहीं दूर दूर, पूरा अच्छी लिखावट में, सुंदर लिखावट में फुल पेज भरा होना चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। कह रहे हैं ये छात्रों पे, स्टूडेंट पे अत्याचार नहीं है, उनको टॉर्चर करना नहीं है, टॉर्चर ही करना है, इससे ज्यादा क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, साथ ही साथ क्या अनर्थ क्या है, और साथ में कह दिया जाता है कि इसको संक्षेप में, छोटे में लिखो, यानी 4 पन्ने से भी ज्यादा होता है लिखने के लिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ऐसा होता है
संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। अगर संक्षेप में ना लिखा, संक्षेप मतलब छोटे में ना लिखना होता, तो ये लोग तो हमसे 200-400 पेज भी लिखवा सकते थे। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। एक तो कहते हैं तेज तेज दौड़ो, स्पीड, और दूसरे बोलते हैं स्लो स्लो चलो, नहीं तो गिर जाओगे। एक बार बोलते हैं स्पीड में चलो मुझे पकड़ो, और दूसरे साइड में वहीं पे कहते हैं कि स्लो स्लो, नहीं तो गिर जाओगे। तो पकड़ना है कि धीरे चलना है, यही मुझे समझ में नहीं आता है। उल्टी बात है या नहीं? ये उल्टी बात ही है। तेज चलो धीरे चलो, क्या मतलब है? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है। कह रहे हैं बालक को, एक बच्चे को तो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन अध्यापक को ये बात समझ में नहीं आती। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, उनको ये बात समझ में भी नहीं आती कि 4 पेज भी लिखना है और संक्षेप में छोटे में लिखना है। फिर भी कहते हैं कि हम एक टीचर है, अध्यापक है। ये कौन सा टीचर का गुण होता है? मेरे दर्जे में आओगे लाला। लाला मीन्स प्यार से छोटे बच्चों को बच्चा कहा जाता है। कह रहे हैं मेरी क्लास में आओगे बच्चे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सारा कुछ समझना। लाला मीन्स यहाँ पे लाला, लाला मतलब लेखक को यहाँ पे कहा जा रहा है। प्यार से छोटे बच्चों को लल्ला लल्ला कहा जाता है। तो कह रहे हैं ये पापड़ बेलना पड़ेगा, इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। कह रहे हैं कि जब ये सारा काम करोगे, ये सारी पढ़ाई करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी कक्षा में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। जमीन पर पाँव नहीं रखना यानी बहुत खुश हो जाना। कह रहे हैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आ गए तो तुम्हें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। जब मेरी कक्षा में आओगे, पढ़ोगे, तब पता चलेगा तुम कितने बुद्धिमान हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। कह रहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं फेल हो गया हूं तो क्या, लेकिन तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा मुझे समझ है। इसलिए कह रहा हूं कि संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। मैंने इस संसार को तुमसे ज्यादा देखा है। मुझे ज्यादा अनुभव है कि तुम अपने ऊपर घमंड मत करो। तुम्हारी कक्षा में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। जो कुछ कहता हूं इसे गिरा मीन्स क्या होता है? गांठ बांध लेना। गांठ बांधना मतलब नॉट बांध लेना। ऐसा नहीं कि कपड़े में नॉट बांध लिया, उसको अपने दिमाग में बैठा लो, नहीं तो पछताओगे कि खेलने कूदने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पढ़ोगे, एक क्लास में फर्स्ट आने से नहीं है, दूसरी कक्षा में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। कह रहे हैं स्कूल का समय हो गया था, नहीं तो ये पूरी सीख मुझे खाना खाने के टाइम आए थे। कह रहे हैं कि 9:30 आपने देखा होगा 9 बजे खाते हैं, तो कह रहे हैं कि 9 बजे से ये उपदेश दिए जा रहे थे, तभी स्कूल का टाइम हो गया पता चला, नहीं तो ये पता नहीं कब तक मुझे सीख देते रहते। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। निस्वाद मतलब जिसमें कोई स्वाद ही नहीं था, कोई टेस्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनको डांटा जा रहा था, सीख दी जा रही थी, इसलिए उनको उस दिन खाने में कोई भी टेस्ट नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। कह रहा हूं कि मैं पास हो गया हूं, कक्षा में फर्स्ट आ गया हूं, फिर भी मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान हो रहा है। तो अगर मैं फेल हो जाता तो फिर तो सोचना ही नहीं है कि ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। फेल तब तो बहुत डांटते, जब पास हो गया हूं, फर्स्ट आया हूं, तो मुझे इतनी डांट पड़ी है, मेरा इतना अपमान हो रहा है। तो पास हो जाता, फेल हो जाता तो मेरा कितना अपमान होता। ये लोग तो मुझे अपमान क्या, मार डालते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, जो अपनी क्लास में जितना पढ़ना था उसके बारे में बताया, उसने मुझे भयभीत कर दिया। भयभीत मीन्स डरा दिया। जो बताया कि इतना जब आगे क्लास में जाओगे, इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ना है, तो मैं एकदम डर गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब
है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। कह रहे हैं स्कूल छोड़कर इतना डर गया था, ये नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं गया। यही आश्चर्य की ताजुब मतलब आश्चर्य की बात है। लेकिन इतना तिरस्कार, इतने डांट डपट के बाद, इतना अपमान होने, तिरस्कार मीन्स अपमान होने के बावजूद भी मेरी पुस्तकों में अरुचि रही, यानी कि पुस्तक में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, ज्यों का त्यों। इनको अभी भी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। जैसे ही खेलने कूदने के लिए फ्रेंड बुलाते या मैदान, तुरंत लेखक भाग जाते। पढ़ता भी मगर बहुत कम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, पढ़ते लेकिन बहुत ही कम पढ़ते। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए। लेकिन ये क्या करते थे लेखक, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, दर्जे में जलील ना होना पड़े। जलील मतलब अपमान, कि क्लास में जाऊं, कक्षा में जाऊं तो कोई मेरा अपमान ना करे कि होमवर्क नहीं किया, पढ़ के नहीं आया। उतना ही ये पढ़कर जाते थे। अपने ऊपर जो विश्वास हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का साथ जीवन कटने लगा। कह रहे हैं अपने ऊपर जो मुझे विश्वास हुआ था, प्राउड फील होने लगा था कि मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, फिर से लुप्त हो गया। लुप्त मतलब गायब हो गया। और चोरों का फिर से अब ये लेखक डर डर कर रहने लगे थे। किससे? अपने बड़े भाई से, कि फिर से मुझे डांट पड़ सकती है।